आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का भाग 5 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। ये है भाग 6 और आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसी चैप्टर पर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल सेट आपको देंगे। आपको पता है कि बाकी जो हम चैप्टर पढ़ाए हैं सब पर हमने मॉडल सेट दिया है और सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने करवाया है। तो इसका भी हम क्या करवाएंगे, इस चैप्टर खत्म होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका हम मॉडल सेट देंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो पाए कि आप इतना ये सब पढ़े, ही सब कितना आपको याद रहा, क्या रहा। आपको ये मॉडल सेट दिया जाएगा तभी ना पता चलेगा। मॉडल सेट में क्या होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन उसमें रहते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं। देखिए पिछले वाला भाग में हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या, ये आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग ये पहले क्या पढ़े हैं इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका उत्खनन कैसे हुआ, उत्खनन किसने किया, अलग अलग इसके स्थल कौन कौन से, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, ये जगह कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हैं, अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये सब पूरे डिटेल में पढ़ लिए थे। और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये जीवन के बारे में भी देख लिए थे। और तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब एक और बचा था, सिर्फ इनका धार्मिक जीवन कैसा था ये नहीं पढ़े थे। तो आज हम इनका पहले धार्मिक जीवन पढ़ लेते हैं। इनके धर्म में कितना भरोसा था, यानी कि धार्मिक जीवन। अब देखिए इस समय लोगों को धर्म में तो बहुत ज्यादा भरोसा है। बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान होते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग धर्मों में अपना अपना लोगों को विश्वास है। ठीक उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में कोई बड़े धर्म के प्रमाण नहीं मिले हुए हैं, यानी कि बड़ा कोई भवन नहीं मिला हो जिसमें पूजा पाठ किया जाता हो या कुछ किया जाता हो, बड़ा कोई नहीं मिला है। लेकिन छोटे छोटे साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि वो लोग किस चीज की पूजा करते थे, ये पेड़ पौधों की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा किस चीज की पूजा करते थे, ये पेड़ पौधों। उसके बाद और क्या, पशु पूजा भी करते थे। ध्यान रखिएगा पशु पूजा, यानी कि ये पशुओं की पूजा करते थे, यानी कि समझ लीजिए प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। उसके बाद मनुष्य की भी पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा मनुष्य की भी पूजा करते थे। ये सब कैसे पता चला है, मनुष्य की भी पूजा करते थे, ये सब मोहरों से पता चला है। मोहरों पर बहुत सारे चित्र ऐसा अंकित है जो कि दिखाया गया है कि पेड़ पौधे की पूजा करते थे और ये पशु पूजा करते थे, मनुष्य पूजा करते थे। ये क्यों कोई बताने आया है, उस समय कोई लोग बचे हैं कि जो बताएंगे कि हाँ हम लोग इस चीज की पूजा करते थे? नहीं। उस समय के जो साक्ष्य बचे हैं उस साक्ष्यों के आधार से ही हम लोग पता कर सकते हैं ना कि ये किस चीज की पूजा करते थे, इनका धर्म में क्या रुचि था। तो ये उनके मुहरों पर ऐसा अंकित है। क्या अंकित है, पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधे की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। ये पशु को भी पूजा ये सब करते थे। और उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। किस चीज की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी का। ये समाज भी कैसा था, मातृ सतात्मक था। ध्यान रखिएगा। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है और मिला हुआ है पशुपतिनाथ की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की मूर्ति पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है। किसकी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है। उसके बाद और क्या मिला, अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिला हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा किस चीज का साक्ष्य मिला हुआ है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद अग्निकुंड के बाद और बड़े भवन का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। और स्नानागार जो मिला हुआ है, कहाँ पर स्नानागार था, स्नानागार बताइए, तो कमेंट में लिखकर बताइए कहाँ पर स्नानागार मिला हुआ है, किस जगह पर स्नानागार मिला हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह पर। ये मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। तो स्नानागार बताते हैं तो स्विमिंग पूल समझ लिया। स्नानागार मतलब क्या, स्विमिंग पूल, तालाब भी उसको कह सकते हैं, स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। तो देखिए स्नानागार जो मिला हुआ है, ये स्नानागार है ना, इसके किनारे साइडवा में हमको बताए हैं कि छोटा छोटा घर मिला हुआ है जहाँ पर भीगा कपड़ा बदलने के लिए मिला हुआ है। तो ये माना जाता है कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता होगा ना, जो धार्मिक पूजा पाठ होता है ना, तो लोग तालाबों के पास भी जाते हैं। तालाब में क्या करते हैं, तालाबों के पास भी जाते हैं। तो तालाब ये माना जाता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं, नहाकर और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में क्या होते होंगे, जाते होंगे। यानी बहुत सारे लोग एक ही साथ जब आ जाते होंगे तो इसीलिए ये बनाया गया होगा कि एक साथ आना है, तो इसीलिए बनाया गया होगा कि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा। तो ये स्नानागार से भी ये लगता है कि हाँ कुछ धर्म में इनकी क्या थी, रुचि थी। और इनको पुनर्जन्म में भी भरोसा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हुए हैं
जहाँ पर लोगों को दफनाया गया है, ये मिले उस समय के जब लोगों को दफनाया, वहाँ पर उत्खनन हुआ तब मिला कि लोगों को कंकाल मिले, वहां से कंकाल मिले। कंकालों के साथ साथ बहुत सारे पात्र मिले हुए हैं, यानी कि कुछ पानी रखा गया होगा, यानी कि दफनाते समय लोगों को क्या रखा गया होगा, उसके अंदर ही पात्र मिले हुए हैं। मानिए दफनाया गया है ना, इसके अंदर ही क्या मिले हुए, कोई बड़ा पात्र मिला हुआ है, या कोई अलग अलग तरह का पानी रखने वाला मिला हुआ है, ये समझ लीजिए कटोरा मिला हुआ है, और भी बहुत सारी चीज मिले हुए हैं। तो लोगों को उस समय के लोगों को भरोसा था कि लोग मरने के बाद भी जिंदगी होता होगा, तो उनको खाना पानी किसमें रख दिया जाता था, उसी में रखने का प्रमाण क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो लोगों को पुनर्जन्म में भरोसा था तभी ना, तो ये पुनर्जन्म में भी इनको क्या था, भरोसा था। और उसके बाद इतना सब तो हो गया। चलिए अब इसके बात करते हैं कि ये सभ्यता पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता का, यानी कि इस सभ्यता के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लिया, मतलब ये सभ्यता खत्म कैसे हुआ। आपको पता है कि जो ऊंचाई पर जाता है एक दिन नीचे आना ही होता है, जो ऊंचाई पर कितना भी ऊंचाई पर उड़ लेना, जमीन पर एक दिन आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जमीन पर एक दिन आना पड़ता है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी हो, कोई भी बड़ा साम्राज्य हो, कोई भी राजा हो, या कोई भी जब कोई बड़ा बना है ना, तो एक न एक दिन वो जमीन पर आया ही है। कभी भी कोई आसमान में नहीं टिक पाया है। आसमान में तो बादल तक नहीं टिक पाते हैं, आसमान में बादल टिक पाते हैं, उड़ उड़ कर जाते हैं इधर से ना। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, पानी पड़ता है, भाप बन के उड़ उड़ जाते हैं, लगता है कि दोबारा यहाँ पर आना ही नहीं है। और उनको ये नहीं समझ में आता है कि दोबारा यहीं पर आना है, फिर पानी भरकर फिर कहाँ पर आना है, वहां पर। तो जब बादल नहीं टिक पाते हैं तो लोग क्या है, लोग आसमान में टिक पाएंगे नहीं। बादलों को आसमान जो होता है अपने पास नहीं रखता है, तो लोग क्या है, लोगों को एक न एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। कोई भी कितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, एक न एक दिन जमीन पर आना पड़ता है। जब बादल नीचे आ जाते हैं तो फिर लोग तो इंसान तो इंसान है। तो इतना बात ध्यान रखना था। ये भी, इसका भी पतन कैसे हुआ था, एक बार आसमान में उड़ा था ना, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता आसमान में उड़ रहा था ना, अपने ऊंचाइयों पर पहुंचा था, ऊंचाई पर पहुंचा था, पूरा सारे चीज व्यवस्था था, सब चीज व्यवस्था था। तो आखिर ये सभ्यता नष्ट कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है ना। कि जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था था, रोड की व्यवस्था था, व्यापारी थे ये लोग, इनके पास बैलगाड़ी था, ये अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना था इनके पास, नदियों की व्यवस्था थी, पानी था, चारों तरफ से किला से घिरा हुआ था। ये लोग किला से घिरे हुए थे ना, जब बाहरी आक्रमण हो ही नहीं सकता है। और बाढ़ से भी ये ठीक ठाक सुरक्षित थे, बाढ़ से सुरक्षित थे नहीं। 35 फीट मोटा दीवार जब बनाया गया था और 40 फीट के करीब ऊंचा था, तो बाढ़ से भी सुरक्षित थे। तो फिर ये सारे संसाधन होते हुए भी ये लोग सुरक्षित क्यों नहीं रह पाए, आखिर इनका पतन क्यों हो गया। 400 से 600 वर्षों तक ही लगभग रह पाए थे, 400 से 600 वर्षों तक, यानी कि लगभग 2300 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व, ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि ये लोग ठीक ठाक थे। यानी कि 2300 से 1700, लेकिन इतने दिन क्यों रह पाए, और क्यों नहीं रह पाए, 1000 साल क्यों नहीं रह पाए। 23 यानी कि 340 में, लगभग 250 से 340 में, यानी कि लगभग 500 साल तक ये लोग, 4 से मतलब 600 साल तक ये लोग रहे। इतने साल क्यों रहे, और ये 1000 साल भी तो रह सकते थे, 2000 साल भी तो रह सकते थे, लेकिन इतने दिन में नष्ट क्यों हो गए। इतना समझ लीजिए, जो एक बार आसमान में उड़ता है उसको नीचे आना ही पड़ता था। इतने दिन उड़े ना, तो 1750 में कहाँ आ गए, नीचे। 1750 तक ये बढ़िया से नष्ट हो चुके थे। ये सब कैसे आखिर नष्ट हुआ, ये क्या कारण था कि ये लोग नष्ट हो गए, वहां से बहुत सारे लोग निकल गए, उस सभ्यता से सारे लोग निकल गए, या क्या हुआ। देखिए इसका पतन का कई कारण बताया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम चल पाता है कि हाँ इसी कारण पतन हुआ। अब अलग अलग इतिहासकार जो साक्ष्य मिले हुए हैं अलग अलग बातें करते हैं कि ऐसे पतन हुआ, ऐसे पतन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो देखिए सबका बात नहीं मानेंगे, 2-3 गो इतिहासकार है, उन्हीं का बात समझेंगे क्या कह रहे हैं। पहला बात होता है कि बाढ़ के कारण ये नष्ट हुआ, क्योंकि पास में नदी था। तो इतिहासकारों का एक मत ये भी है कि ये बाढ़ के कारण नष्ट हुआ होगा, हुआ है नहीं, हुआ होगा। अब कैसे है ये पता थोड़ा है कि हुआ होगा, ये मानते अनुमान लगाते कि ऐसे नष्ट हुआ होगा। अब हुआ है कि नहीं है तो वो हड़प्पा वाले लोग ही ना जानते होंगे, सिंधु घाटी में जो लोग रहते होंगे वही लोग ना जानते होंगे कि ये नष्ट आखिर कैसे हुआ। तो क्या करें, उन लोगों से पूछा जाए ये नष्ट कैसे हुआ, तो लोग तो है नहीं, कोई बचा है नहीं, बचा है अभी तक, तो कैसे पूछा जाए उन लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो कैसे, तो अपने से अनुमान लगाया जाए। देखिए ये जॉन मार्शल को पहचानते हैं ना, जॉन मार्शल को तो पहचानते ही होंगे, जो कि पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। जॉन मार्शल का कहना यही है कि बाढ़ से नष्ट हुआ,
उसके बाद ऑर्नेस्ट मैक, ऑर्नेस्ट मैक को भी कहना है यही बात, ऑर्नेस्ट मैक यही बात कहते हैं। उसके बाद एस.आर. राव, एस.आर. राव भी यही बात कहते हैं कि ये बाढ़ के कारण नष्ट हुए। लेकिन इतिहासकारों का दूसरा जो मत है, एक और मत है कि ये है जो बाहरी आक्रमण के कारण नष्ट हुआ, बाहरी आक्रमण, कि बाहरी कोई आक्रमण आकर कर दिया होगा, आक्रमण आकर कर दिया होगा, इसीलिए नष्ट हो गया, यहाँ के लोगों को भगा दिया होगा और खुद वहां पर रह रहे होंगे। तो बाहरी आक्रमण का कौन कौन कहते हैं कि हाँ हाँ ये बाहरी आक्रमण का गोल्डन चाइल्ड को कहते हैं, गोल्डन चाइल्ड, गोल्डन चाइल्ड कहते हैं, गोल्डन चाइल्ड कहते हैं कि ये नष्ट हुआ होगा ये बाहरी आक्रमण से। और एक व्हीलर भी कहते हैं, व्हीलर, एक और कौन कहता है, व्हीलर भी यही कहते हैं, व्हीलर भी देखिए बार बार व्हीलर भी यही कहते हैं कि ये बाहरी आक्रमण के कारण नष्ट हुआ होगा। समझिए इतना बड़ा किला से पैक था तो ये बाहरी आक्रमण से कैसे नष्ट हो सकता है? अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कौन जानता है, अनुमाने लगा सकते हैं ना कि ऐसे हुआ होगा। और तीसरा एक और बात होता है कि जलवायु परिवर्तन, ये कौन कहता है, अमलानंद घोष ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। अब जलवायु परिवर्तन का मतलब समझिए, मतलब इसका जलवायु बदल गया होगा, उन लोगों को अनुकूल नहीं हुआ होगा, गर्मी बढ़ गया होगा या ठंडा बढ़ गया होगा। तो खेती कर साइड में खेती भी होता था ना, क्योंकि भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है ना, व्यापार तो बाद में है, पहले भोजन चाहिए ना। तो मान लीजिए जलवायु परिवर्तन होगा, ज्यादा गर्मी पड़ने लगा होगा या ज्यादा ठंडा पड़ने लगा होगा, या समय पर बारिश नहीं होता होगा तो फसल नहीं होते होंगे, फसल नहीं होंगे तो उन लोगों को वहां से भागना पड़ा होगा, वहां से अलग जाना पड़ा होगा। तो ये बात कहते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत कहते हैं। अगर आपको जब लिखना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये सब इतिहासकार का मत आपको याद रखना। मतलब दो तीन गो है ना, तो इसमें से एगो, इसमें से एगो, इसमें से एगो, तीनों को याद रखना पड़ेगा। बाढ़ कौन बोला था, बाहरी आक्रमण कौन बोला था, और जलवायु परिवर्तन कौन बोला था। इसीलिए इसको आप पूरा डिटेल में आपको क्या बना लीजिए, ये नोट्स बना लीजिए, ये लिख लिए, इसको आप डिटेल में पूरा लिख लीजिए। लिख लिए, मिटाए इसको ना, चलिए मिटाते हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसको आज खत्म कर देना है, कैसे भी करके इसको क्या करना है, खत्म कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इसको क्या करना है, इसका क्या देन है, सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा देन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का देन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या देना है, मतलब ये क्या क्या भविष्य में क्या क्या दिया। तो नगर नियोजन की शुरुआत यहीं पर हुई। नगर नियोजन यानी कि अच्छी नालिया तथा चौड़ी सड़कों की व्यवस्था। चौड़ी सड़क किसने दिया, इसी ने सिखाया ना। माप तौल की जानकारी सबसे पहले कहाँ हुई, माप तौल, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो पठान वाले लोग थे ना, या ये ताम्र पठान वाले भी लोग थे, तो उन लोगों को ये सब जानकारी थोड़ी सी ज्यादा। तो माप तौल की जानकारी यहीं से शुरू हुई। उसके बाद माप तौल के बाद व्यापार की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। व्यापार भी ठीक ठाक ये लोग कर लेते थे। फिर बैलगाड़ी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, यहीं से मानी जाती है। तो ये सब इनका देन था, माप तौल, व्यापार, बैलगाड़ी, मनका बनाना या मृदभांड का निर्माण। मृदभांड निर्माण यहीं से शुरू हुआ था। मनका बनाने वाला भी यहीं से शुरू हुआ था, मनका बनाने का जो बात था यहीं से शुरू हुआ था। माप तौल की भी जानकारी इन्होंने ही दिया था। अच्छी नालियों की व्यवस्था, हाँ, और स्नानागार की व्यवस्था भी इन्होंने क्या किया था। और अच्छे व्यापार की, मतलब अच्छे इनके व्यापार था। और मुहर ध्यान रखिएगा, मुहर की भी प्रचलन कहाँ शुरू हुआ, यहीं से। तो ये पूरा अब चैप्टर हो गया खत्म। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब इसका क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मॉडल सेट देंगे। तो चलिए, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।